नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 पीएम यूपी। दोस्तों, देश की सियासत में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर है। भाजपा जो खुद को सबसे मजबूत और अजेय बताती है और आज हर कदम पर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही। अंदर खाने में सब कुछ गड़बड़ाया हुआ है। एनडीए के भीतर अविश्वास की आग सुलगने लगी है। हालात ऐसे हो गए कि कभी विपक्ष को देशद्रोही कहकर खारिज कर देने वाले चाणक्य तक को अब उन्हीं विपक्षी सांसदों को फोन करके मनाने की नौबत आ रही है। लेकिन फिर भी बात बन नहीं रही है। इधर भाजपा से अंदर से बगावत की आहट सुनाई दे रही है। 75 साल वाले फार्मूले के तहत मार्गदर्शक मंडल में भेजे गए पुराने संघी अब खुलकर गुजरात लॉबी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब संघ के सामने 70 पेज की रिपोर्ट पेश की गई। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने मोदी के पूरे शासनकाल की पोल खोल दी और बड़े-बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर के साथ। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सुष्मिता जी। जी सर। सर, पहला सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव महज एक औपचारिक प्रक्रिया है या फिर एनडीए के भीतर अविश्वास की ऐसी आग भड़क चुकी है जो भाजपा के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। ऐसे में जो संघ के सामने पेश की गई 70 पेजों की गोपनीय रिपोर्ट ने मोदी सरकार की उपलब्धियों के दावे को भी उजागर कर दिया। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सुष्मिता, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 साल की सरकार चल रही है और जो दो सरकार के कार्यकाल थे उनको बहुत अच्छा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, संघ के हिसाब से माना जाता है। लेकिन जब हम तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं तो यहाँ पे जब आकलन करते हैं तो स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं। और ये आकलन कोई मेरा नहीं है या खाली मेरे अकेले का मानना नहीं है। इसमें संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लोग हों, वो भी इस बात को मान के चल रहे हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। धरातल पे अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलात लोगों को दिखाई पड़ रही है और आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो तमाम कागजी आंकड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 100 साल का संगठन है, उसमें कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है, जो 4 दशकों से 5 दशकों से वहां पे काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मोदी शाह की इस प्रवृत्ति को लेकर आहत हैं और उन्होंने इसके लिए विरोध किया है। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जो बड़े नेता पार्टी में थे, ये आवाज उठाने वाले मुरली मनोहर जोशी हैं जिनको एक नींव का पत्थर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। विद्वान है, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक हिम्मत जताई है गुजरात लॉबी के सामने बोलने की और संघ के सामने उन्होंने एक नसीहत के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नसीहत के तौर पे ये अपनी रिपोर्ट रखी है कि पिछले 10 सालों में भारत में क्या हुआ है। ये जो कागजी आंकड़े पेश किए गए हैं और हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जापान से भी ज्यादा है और हम यहाँ बहुत संपन्न हो गए हैं, देश में रामराज चल रहा है। असलियत में क्या है? उन्होंने याद दिलाया कि हमारी जो विदेश नीति थी जिसकी हम कस्में खा रहे थे, हमने वो तमाम तहस नहस कर दी है। देश की जो हमारी अर्थनीति थी वो तहस नहस हो चुकी है, उसके तमाम आंकड़े उन्होंने रखे हैं। उन्होंने कई अर्थशास्त्रियों के एग्जाम्पल दिए हैं। अमर्त्य सेन का उन्होंने नाम लिया है जो वर्ल्ड फेमस इकोनॉमिक्स हैं। तो वो सारी चीजें उन्होंने दी हैं। उसमें कोई खाली मुंह से कह देना या कोई भाषण दे देने वाली बात नहीं है। उन्होंने तथ्यों के आधार पे वहां पे पूरी रिपोर्ट पेश की है और उससे एक मत सहमत जो सर संघचालक है मोहन भागवत जी वो भी सहमत हैं और जितने लोग उस मीटिंग में थे सबने, अधिकतर लोगों ने उस रिपोर्ट पर सहमति जताई। क्योंकि आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं जो संघ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जो 36 का आंकड़ा चल रहा है या असहमति चल रही है, आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, उसका यही कारण है कि आज पार्टी सिर्फ 2 लोगों के हाथ में आ गई है और वो अपने तरीके से उसको चला रहे हैं। और उसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो अवसरवादी लोग हैं, कुछ नौकरशाह हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता हैं
जिनको आपने बहुत महत्वपूर्ण पद दे दिए हैं और उसमें आरएसएस के संघ के लोग उन पदों पे नहीं बैठ पाए हैं, तो कहीं न कहीं आहत हैं वो। दूसरा, आपने जिस प्रकार से एक फ़ॉर्मूला खुद ही बना दिया था 75 साल का और उसमें मुरली मनोहर जोशी लोग जैसे लोगों को आपने बाहर का रास्ता दिखाया था, वो भी एक लॉबी तैयार हो रही है। अब उस लॉबी में तमाम नाम है, विजय कुमार मल्होत्रा हैं, सुमित्रा महाजन है, बहुत सारे लोग जो इस दौरान बाहर किए गए थे, वो भी कहीं न कहीं आपस में इस प्रकार की मीटिंगें कर रहे हैं और किस प्रकार से अब मोदी के ऊपर 75 साल होने पे एक दबाव बनाया जाए और उनको उन्हीं का फ़ॉर्मूला याद दिलाया जाए, उसके तहत भी मैं सोचता हूँ कि एक रणनीति है पुराने लोगों की। जी। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन जो हमेशा भाजपा की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था संघ, और अब मोदी सरकार के कामकाज को लेकर खुलेआम असहज और नाराज़ दिखाई देने लगा। क्या गुजरात लॉबी और भाजपा के पुराने संघी नेता अब आमने-सामने खड़े हो गए हैं? और यही टकराव आने वाले समय में पार्टी की एकता को तोड़ सकते हैं? इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर आप संघ को देखते हैं, संघ किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं चलता है। वो नई-नई उसमें ओद आती हैं, नए-नए लोग आते हैं, पुराने लोगों को हटाया जाता है, चाहे वो जितने भी महत्वपूर्ण हों। एक समय में हमने देखा था अडवाणी जी सबसे की पर्सन होते थे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊँचा मुकाम हासिल करवाने में अडवाणी जी का विशेष स्थान था। वो जेल भी गए, उन्होंने तमाम यात्राएँ भी की हैं, लेकिन जब समय आया आरएसएस को लगा कि हमारे ये किसी काम के नहीं है और दूसरी पंक्ति के नेता जिनमें नरेंद्र मोदी और बाकी लोग आए, तो दरकिनार कर दिया एकदम से अडवाणी जी को। आज उसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं कि अब इनको दरकिनार करके नए लोगों को दिया जाए। अब संघ की चिंता यही है कि नए लोग क्या उस मुकाम के काबिल हैं, जिस प्रकार से एक मजबूती लेने के लिए नरेंद्र मोदी ने 10-15 साल मुख्यमंत्री काल निभाया था, तो उसमें इस प्रकार के लोगों को ढूँढा जा रहा है जो मोदी की जगह ले सकें। उसी पे ये मंथन इस प्रकार का चल रहा है क्योंकि संघ व्यक्ति विशेष या किसी परिवार विशेष की संस्था नहीं है। उनका अपना एक जिस तरह से एक ट्रस्ट होती है, जिस तरह से एक लॉबी होती है, वो संघ की है और संघ के लोग उस पे विचार कर रहे हैं। हालाँकि इन्होंने संघ में भी सेंध लगाने का काम किया है। कई संघियों को भी इन्होंने जो है राजनीतिज्ञ बना दिया है। अब वो भी सियासियों की आदत उनको पड़ गई है, सियासी नेताओं की तरह वो भी सोचने लगे हैं संघ के लोग भी। तो संघ को भी इन्होंने दूषित कर दिया है और उसका दोषी खाली यही नहीं है, उसमें कहीं न कहीं संघ ने भी 10 साल में जो मलाई खाई है और जो मिठाई खाई है, जो खीर खाई है, उसका असर कहीं न कहीं संघ के लोगों पे भी दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा संघ दूषित हो गया। तो संघ में पुरानी जो विचारधारा के लोग हैं, वो एक आकलन, एक मंथन करना चाहते हैं कि अगर हमें संघ को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके चलना है, तो उसमें बदलाव करना आवश्यक है। क्योंकि आज जिस दोराहे पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप ऊपर जाने के बजाय नीचे ही जाएँगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। क्या उसको बचाया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है? उसका समाधान कैसे किया जा सकता है? इसका एक मंथन भारतीय जनता पार्टी के जो पुरानी सोच के लोग हैं और संघ के लोग हैं, वो कर रहे हैं और उसी के तहत ये रिपोर्ट भी आई है और उसी के तहत ये आवाज़ें भी उठ रही हैं। इस सोच के कम से कम 3 दर्जन नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनमें से काफ़ी हद तक कई लोग सांसद हैं, तो उन लोगों की आवाज़ है और ये आवाज़ अब खुल के मुखर होके बाहर आने लगी है और बखूबी ये मोदी शाह समझ चुके हैं, चाणक्य इस बात को समझ चुके हैं कि आपका विरोध पार्टी और संघ में शुरू हो गया है। उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर इतनी घबराहट में ये लोग हैं, इतना कभी पहले हमने इनको घबराहट में नहीं देखा है। इसीलिए आपने देखा कि नड्डा के घर पे कल डिनर पार्टी रखी गई थी, लेकिन उसको लास्ट टाइम पे बिल्कुल कैंसल कर दिया गया। अब उसमें खबरें ये हैं कि सांसद आ ही नहीं रहे हैं, अधिकतर सांसद आने को तैयार नहीं है। तो अगर सांसद नहीं आएँगे तो खबर मीडिया में लीक हो जाएगी कि सांसद आए नहीं तो डिनर खाएगा। तो उससे बचने के लिए प कैंसल कर दो प्रोग्राम को। अब एक फ़ोन नड्डा जी अमित शाह जी उनको करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद को, वो उसको वायरल कर देते हैं मीडिया पे। तो इसका मतलब ये है कि चाणक्य का जो डर लोगों में था वो निकल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक विधायक हैं उत्तराखंड के उनको फ़ोन करते हैं अमित शाह जी।
और वो फोन पे दो टूक बात उनसे करते हैं और उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं चाणक्य का डर खत्म हो रहा है और इसीलिए इस बात से ये डरे हुए हैं कि डर जितना खत्म होगा, उससे क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ जाएगी और अगर क्रॉस वोटिंग होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए ये स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। उससे बचने के लिए क्या-क्या किया जाए, उसकी कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मामला कुछ बन पाएगा क्योंकि गंगा में पानी बहुत बह चुका है। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, क्या भाजपा जो अब तक खुद को सबसे मजबूत और अजेय पार्टी के रूप में पेश करती आई है, आज अपनी ही पकड़ ढीली पड़ते देखने के लिए मजबूर हो गई है? क्या एनडीए के सहयोगी दलों का भाजपा पर ये भरोसा उठ चुका है और अब धीरे-धीरे सत्ता के समीकरण बदलने की शुरुआत हो चुकी है? इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए सुष्मिता, अगर आप देखें पिछले 6-8 महीने से अगर आप देखते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला बनाया है, उन्होंने तमाम यात्राएं निकाली हैं और बिहार में वो इतने दिन से घूम रहे थे। तो एक माहौल देश में बना है एनडीए के खिलाफ और मोदी शाह के खिलाफ बना है और आज भारतीय जनता पार्टी वो पुरानी भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, ये सबको बखूबी मालूम है। क्योंकि आपने देखा कि 2024 के जो नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश ने जो एक बड़ा झटका उनको दिया है, उससे कहीं न कहीं बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी चली गई है और उसकी घबराहट कहीं न कहीं है। आज 2 बैसाखियों पे सवार है भारतीय जनता पार्टी और जो एक बैसाखी है, वो तो लगभग झटका देने के मूड में है ही। नीतीश कुमार समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू जिस प्रकार उपराष्ट्रपति चुनाव में एक्टिव हैं और कहीं न कहीं लगता है कि वो जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सुदर्शन रेड्डी जी, वो कहीं न कहीं चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हैं। तो उससे नींद उड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी के चाणक्यों की और उसी से लगता है कि ये बहुत बड़ा खतरा एनडीए के ऊपर है। इसलिए एनडीए के तमाम सांसद जो हैं, वो भी सकते में हैं। तो जो छोटी-छोटी दूसरी पार्टियाँ हैं, उनमें भी हड़बड़ाहट है और वो भी जो है छुपी आवाज में या जिसको कहते हैं कि पर्दे के पीछे अपना आकलन कर रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। और हमारे पास खबरें ये भी हैं, कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कई सारे एनडीए के जो छोटे दल हैं, वो विपक्षी के संपर्क में हैं। अब जैसे आप बात करें राष्ट्रीय लोकदल के 3 सांसद हैं, 2 लोकसभा के हैं, 1 राज्यसभा के हैं, तो उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की खुद ही पोज़ीशन बहुत अच्छी उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी के तौर पे उभरी है, सांसद भी उनके ज़्यादा हैं। कल को मायावती का क्या रहता है, तो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। इसी प्रकार से आप बिहार में देखेंगे सामने चुनाव खड़ा हुआ है और नीतीश कुमार अस्तित्व समाप्त होता अपना देख रहे हैं। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं या कई लोग एनडीए में भी हैं, वो भी अपना रास्ता आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी के संपर्क में है। तो तमाम ये जो छोटे-छोटे दल हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए, आगे अपनी राजनीति करने के लिए उठा-पटक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो दूसरे आपने देखा कि जो छोटे दल हैं, चाहे वो राजभर का दल हो, चाहे संजय निषाद का दल हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, सब अपना आत्ममंथन कर रहे हैं और आगे क्या निर्णय लेना है, क्या राजनीति करनी है, उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें बिहार के चाहे चिराग पासवान हो, तो अनेकों ऐसे दल हैं जो सोच रहे हैं कि हमें क्या किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस प्रकार से जगन रेड्डी को फ़ोन किया है और जगन रेड्डी के साथ भाजपा ने संपर्क साधा है, राजनाथ जी ने उनको फ़ोन किया है, तो एक बहुत अच्छा मौका और एक बहाना चंद्रबाबू नायडू को मिल गया है एनडीए के विरोध में जाने का। तो इसलिए कई सारे समीकरण इस प्रकार के बन गए हैं, जहाँ एनडीए आज खतरे में दिखाई देता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और इतनी अच्छी बातें की। तो दोस्तों सवाल सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव का नहीं है, असली मुद्दा है भाजपा की गिरती पकड़ और एनडीए के भीतर फैलती बेचैनी का। एक और मोदी सरकार की नीतियों और फैसलों पर संघ के अंदर से ही तीखे सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर सहयोगी दलों के भरोसे पर भी दरार पड़ रही है। पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। फोन कॉल्स, मीटिंग, डिनर सब कुछ आजमाया गया, लेकिन हालात संभल नहीं रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह उपराष्ट्रपति चुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक चुनावी परीक्षा है या फिर सत्ता के गलियारों में बदलते
समीकरणों का संकेत है। क्या ये भाजपा की राजनीति ताकत में दरार की शुरुआत है? आने वाले कुछ दिन बेहद अहम है। इस पूरी हलचल के बीच जनता के मन में सिर्फ यही सवाल है, क्या भाजपा वाकई अजय है या फिर अब उसके किले की दीवारें में दरार पड़ चुके हैं? फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय में।